स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर जो आपकी उत्तराखंड वन दरोगा की आपकी जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसी के क्रम में यह आपका अगला वीडियो है। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी यह सीरीज को डेली वीडियो अपलोड किया जाए। तो आप लोग अगर सपोर्ट करें, सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को जो है लाइक करना होगा। साथ ही में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक ग्रुप में आपको शेयर करना पड़ेगा। और जो वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका जवाब आप जो लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं उसमें से बहुत कम लोग उसका आंसर करते हैं। तो स्पेशली वह प्रश्न आप लोगों के लिए रखा जाता है कि आप उस पर थोड़ा बहुत सर्च करें, उसके बाद उसके बारे में कुछ कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपको जो है कुछ चीज़ें जो है लिखने से आपको याद रहे। तो इसीलिए आप वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब ज़रूर दिया करें। और साथ ही में वीडियो जो है आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना आप लाइक और वीडियो को शेयर करेंगे, हमें भी लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसी क्रम में चलो शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। जो आज का आपका पहला प्रश्न है वो है, एडिपोज ऊतक किसका संग्रह करते हैं? और जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, वसा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एडिपोज ऊतक होते हैं यह फैट को स्टोर करने का कार्य करते हैं। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां आपको ध्यान रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो जो आपके आंतरिक अंग होते हैं तो उनके बीच में आपका एडिपोज टिश्यू होता है, यह पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। तो जो आपका ऊतक होता है उसमें आपकी जो है आपकी वसा की गोलिकाएं आपकी भरी हुई होती है। आगे कहा गया है, वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। तो एक तरह से आपका एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा एक जस्ते का अयस्क है? और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, कैलेमाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैलेमाइन है यह जस्ते का अयस्क है। तो साथ ही में आपको जो क्रायोलाइट, डोलोमाइट और हेमेटाइट के बारे में भी ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रायोलाइट है यह होता है आपका फॉर्मूला Na3Al F6। तो जो क्रायोलाइट होता है इससे मेनली आपका जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। फिर आपका जो ऑप्शन सी डोलोमाइट है, तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। फिर आपका जो ऑप्शन डी हेमेटाइट है, तो आपको ध्यान रखना है कि हेमेटाइट आपका जो एक ओर है आयरन की ओर है। और जो हेमेटाइट होता है इसका फॉर्मूला है सूत्र Fe2O3। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन ए, घटपर्णी जिसे पिचर प्लांट कहते हैं, ये आपका एक मांसाहारी पौधा है। सनड्यूबी एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये तीनों के तीनों आपके मांसाहारी पौधे के उदाहरण हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मांसाहारी पौधे होते क्या हैं। तो जो कुछ जंतुओं की तरह जो आपके कुछ पौधे भी होते हैं वह कीटहारी होते हैं। तो जो आपके कीट होते हैं उनको वो भक्षण करते हैं। तो उन्हीं को आपका मांसाहारी पादप या कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है, सल्फर का परमाणु क्रमांक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
16। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सल्फर होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। फिर आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन ए 20 दिया है यह है आपका कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। फिर आपका जो ऑप्शन बी 17 है यह है आपका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। और जो ऑप्शन सी 15 है यह है आपका फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक। फिर आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वह है निम्न में से किस विधि का प्रयोग रेत से लोहे की पिनों को अलग करने में किया जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चुंबकीय पृथक्करण। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है इससे हम जो लोहे के जितने भी आपके जो पिने वगैरह या लोहे का मटेरियल होता है तो उसको हमेशा अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन है जैसे पहला है वाष्पीकरण। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो वाष्पीकरण होता है इस विधि के प्रयोग से हम जो आपका समुद्री जल होता है उससे हम नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। फिर आपका जो ऑप्शन बी है प्रभाजी आसवन। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक आपके जो घुलनशील जो लिक्विड होते हैं जो द्रव होते हैं जिनके क्वथनांक का अंतर आपका 25 केल्विन से कम होता है तो उनको पृथक करने के लिए हमेशा प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शनल आपका डिस्टिलेशन होता है प्रवाजी आसवन उसमें दो लिक्विड होने चाहिए। उनका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 25 केल्विन से कम होगा तो तब हम प्रभाजी आसवन की विधि का प्रयोग करते हैं। और इस विधि से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभाजी आसवन के उदाहरण के लिए तो आपके जितने भी पेट्रोलियम होते हैं जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं जैसे कि आपका पेट्रोल डीजल हो गया केरोसिन ऑयल हो गया तो इन सारे घटकों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ जो आपकी वायु होती है जो एयर तो इसमें से विभिन्न घटकों के जो वायु के अलग अलग आपके घटक होते हैं गैस होती है इनको अलग करने के लिए भी प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो आपकी लास्ट ऑप्शन डी दिया है निस्यंदन। तो आपको निस्यंदन के बारे में ध्यान रखना है कि जब किसी द्रव में अवलेय ठोस अशुद्धि होती है तो जब भी किसी आपका कोई लिक्विड होगा और उसमें आपकी कोई सॉलिड आपकी जो इम्प्योरिफिकेशन होगी अशुद्धि होगी तो उसे फिल्टर पेपर की सहायता से हम अलग करते हैं। तो यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है निस्यंदन। इसमें जैसे कि आपको पता होगा जो मिट्टी वाला जल होता है उसको साफ करने के लिए हम निस्यंदन का प्रयोग करते हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इनसे संबंधित। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है एस्टिग्मैटिज्म एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है। और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी आँख। यानी जो आपकी आई होती है आँख होती है इससे रिलेटेड है एस्टिग्मैटिज्म। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एस्टिग्मैटिज्म एक प्रकार की अपवर्तक त्रुटि है जो आँख के कॉर्निया के अनियमित आकार के कारण होता है। इसमें आँख के रेटिना पर रोशनी केंद्रित नहीं हो पाती है जिससे आँख में धुंधलापन आ जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इससे संबंधित ध्यान में रखनी है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से एक त्रिपरमाणुक अणु का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक अणु है जो त्रिपरमाणुक है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओजोन। तो आप सभी को पता होगा कि जो त्रिपरमाणु का मतलब होता है कि जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना हो। तो जो आपका ओजोन है आपको पता होगा ओजोन आपके ऑक्सीजन के आपके 3 परमाणु मिलकर एक ओजोन का अणु बनाते हैं। यानी ओजोन का फॉर्मूला होता है सूत्र होता है O3। तो इसमें आपके ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाते हैं। तो यह आपका त्रिपरमाणु का उदाहरण है। फिर जैसे नाइट्रोजन है तो ये इसमें आपके नाइट्रोजन के 2 अणु होते हैं तो ये द्विपरमाणुक। ऑक्सीजन भी आपका द्विपरमाणु का उदाहरण है।
फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है आवर्तकाल की एसआई यूनिट है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आवर्तकाल यानी आपका जो टाइम पीरियड होता है उसकी जो एसआई यूनिट है वह होती है आपकी सेकंड। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आवर्तकाल टाइम पीरियड होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहा जाता है। तो आपने वो घड़ी देखी होगी, आपकी जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, तो उसमें यहाँ पर एक पेंडुलम होता है जो हिलता रहता है। तो वही आपका एक प्रकार का जो दोलन होता है वह। तो जब वो एक चक्कर यहाँ लगाता है फिर वापस यहाँ पर आ जाता है, तो इसको ही आपका एक आवर्तकाल कहा जाता है। तो इसे एक दोलन बोलते हैं इसी को, यानी आपका आवर्तकाल कहते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आँख। तो जो आपके मानव शरीर में जो आँख है इससे संबंधित है ग्लूकोमा। तो यह एक प्रकार की डिजीज है जो आपके आँख से संबंधित है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ होता है, यानी बालों का जो मुख्य पदार्थ है संरचनात्मक वह कौन सा है। और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी कैराटीन। तो जो कैराटीन है यह बालों का एक मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है हार्मोन थायरॉक्सिन को सामान्यतः कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए T4। तो जो T4 है इसी को आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो ये थायरॉक्सिन हार्मोन है यह आपका थायरॉइड ग्रंथि होती है वहाँ से स्रावित होता है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आपका T3। तो जो T3 है इसका जो नाम होता है इसको दूसरा नाम है ट्राई आयोडो थायरोनाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि थायरॉक्सिन तो आपका T4 होता है, परंतु अगर आपसे कभी T3 के बारे में पूछा जाए तो इसका नाम होता है ट्राई आयोडो थायरोनाइन। जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है आपका जो हमारे शरीर की उपापचय की जो अभिक्रियाएं होती है उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है तांबे को इसके लवण के घोल से किस धातु के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिंक। तो तांबे को इसके लवण से घोल से विस्थापित आपका जो जिंक धातु है वह करेगी। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समांतर क्रम में। तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर को हमेशा आपका पैरेलल में ऐड किया जाता है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि अमीटर, तो आपको ध्यान रखना है वोल्टमीटर तो आपका समांतर क्रम यानी पैरेलल में होता है, जबकि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में आपका किसी भी परिपथ में जोड़ा जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है प्याज व लहसुन उदाहरण है। और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी कंद। तो जो आपके प्याज और लहसुन है यह कंद के उदाहरण हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है सभी अक्रिय गैस के परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए एक परमाणुक, ऑप्शन बी द्विपरमाणुक, ऑप्शन सी त्रिपरमाणुक, ऑप्शन डी बहुपरमाणुक। तो आप सभी लोगों को
इसका जवाब कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है कि अक्रिय गैस जो इनर्ट गैस होती है इसके परमाणु किस प्रकार के होते हैं। साथ ही में आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हमें भी लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो ये सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज लगातार मिलते रहें।